Good morning, class. Today I will teach you further magnetic effect of current, further application on Boyd-Sabat law. I have already taught you the two application, one due to magnetic field at a point due to infinite long conductor, and another one magnetic field at a point due to circular coil. Now we can also find out the magnetic field due to solenoid, due to a spiral coil, due to different magnetic field at different plane. These are the question also we raised here. First, application number 3, to determine the magnetic field at a point due to determine the magnetic field at a point due to solenoid. Consider there be solenoid having area of cross section A, radius R, length L, I current is flowing through it, a small n with the number of turns per unit length. इसको दूसरे तरह से भी डायग्राम दिखा सकते हैं कि करंट ऊपर से निकल रहा है या क्रॉस दे देते ऊपर में. P be the point, we consider a very small section dx at a distance of x, which makes theta angle. ये theta 1 एंगल बना रहा है और ये in theta 2 एंगल बना रहा है. Consider there be a circular coil. Consider there be a solenoid having radius R, a small n be the number of turns per unit length, and L be the length, and I current is flowing through it. Current is flowing through it. P be the point at a distance of x from a section, dx. यानी ये सेक्शन स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा और इसका x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, dB इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ टर्न्स मानते हैं कि dn है, म्यू नॉट है, I करंट फ्लो हो रहा है, इसका रेडियस r स्क्वायर है बाई 2 इंटू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 3/2. इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो dB इज इक्वल टू dn म्यू नॉट I r स्क्वायर बाई 2 इंटू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 3/2. अब इसमें हम इसी ट्रायंगल से चलते हैं, मानते हैं ये एंगल थीटा बना रहा है. तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक सोलेनॉइड है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n है, रेडियस r है, I करंट फ्लो हो रहा है. इसको इस तरह से दिखा है. P एक पॉइंट है, इस छोटे से सेक्शन के लिए इमेजिनरी सेक्शन लिए है, वो रिंग की तरह बिहेव करता है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इतना है. अब इसमें हमको कंसीडर तो करना ही होगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू r बाई x, लेकिन हमको x का वैल्यू चाहिए तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r cot थीटा. अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, x इज इक्वल टू तो dx हो जाएगा, ये r तो कांस्टेंट है, माइनस cosec स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा. ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, dB इंटीग्रेशन लेते हैं इज इक्वल टू dn भी निकाल लेते हैं. यूनिट लेंथ के लिए कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, यूनिट सिंस यूनिट हैज n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो dn के लिए dx के लिए कितना हो जाएगा, n dx, दैट इज dn इज इक्वल टू n dx. तो dn का भी वैल्यू पुट कर दीजिए, dn का वैल्यू हो जाएगा n dx म्यू नॉट I
आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर कितना लिख सकते हैं आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा का 3/2 इंटीग्रेशन, ये बी हो जाएगा, एन बाहर निकल जाएगा, म्यू नॉट बाहर निकल जाएगा, आई बाहर निकल जाएगा, आर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। dx का वैल्यू कितना दिया है माइनस आर स्क्वायर, एक और आर आ जाएगा, एक लाइन और दिखा देते हैं, एन रख लेते हैं, माइनस बाहर कर देते हैं आर कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक लाइन और दिखाते हैं इसमें, एन लिख देते हैं, म्यू नॉट लिख देते हैं, आई लिख देते हैं, आर स्क्वायर, dx के वैल्यू दे सकते हैं माइनस आर इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई 2, और इसमें आर स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो आर 3/2 आर की हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कट जाएगा, ऊपर में बचेगा साइन थीटा, ये आर स्क्वायर आर कट के आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो जो बाहर निकलेगा कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं, एन बाहर निकाल माइनस एन म्यू नॉट आई बाहर निकल गया, 2 साइन थीटा अंदर बचा, साइन थीटा डी थीटा भी बचा, डी थीटा, तो कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन माइनस एन म्यू नॉट आई बाई 2, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा होता है, लिमिट ले लेंगे कितना θ1 से लेके θ2 तक, θ1 टू θ2 बराबर एन म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ये मैग्नेटिक फील्ड निकल गया बी के कारण, किसी भी सोलेनॉइड के कारण उसके अंदर अगर फाइनाइट लेंथ का है तो मैग्नेटिक फील्ड एन म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 होगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चौथा है स्पाइरल के लिए, टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए स्पाइरल कॉइल। एप्लीकेशन नंबर 4, टू डिटरमाइन द magnetic field at a point due to a spiral coil। कछुआ या मॉर्टेन अगरबत्ती देखे होंगे, उस तरह का स्पाइरल कॉइल होता है, टाइट है तो हम उतना दिखा नहीं पाएंगे, तो इस तरह का कॉइल है जिसका इनर रेडियस a है और बाहर वाला रेडियस b है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, करंट इसको अंदर से गया, काफी टाइट है ये, इस तरह से करंट ऐसे गया, यहां से निकल गया, करंट इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो एक इमेजिनरी सेक्शन इसमें ले लेते हैं, छोटा सा सेक्शन, इस तरह से डॉट 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 करके, dr एट ए डिस्टेंस ऑफ r, तो एक सर्कुलर कॉइल होगा जिसका थिकनेस dr था, एट ए डिस्टेंस ऑफ r है ये स्मॉल r, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा dB, सर्कुलर कॉइल के लिए सेंटर पर dB इज इक्वल टू dn, अगर नंबर ऑफ टर्न्स dn है, म्यू नॉट i बाई 2r, ऐसा होगा। dn का निकालते हैं, b माइनस a, इनर ऑर्डर रेडियस b है और इनर रेडियस ए है, तो b माइनस ए में कितना टर्न्स है, सिंस b माइनस ए हैज n टर्न्स, तो 1 में कितना हो जाएगा n बाई b माइनस ए, तो इसका कितना dr में कितना टर्म्स हो जाएगा n बाई b माइनस ए इंटू dr, दैट इज dn इज इक्वल टू n dr बाई b माइनस ए होगा। देयरफॉर dB इज इक्वल टू म्यू नॉट i बाई 2r, dn के बदले में लिख सकते हैं n dr बाई b माइनस ए। अब इंटीग्रेट करते हैं इसको, a से लेकर के b तक जाएगा पूरा, b इज इक्वल टू n म्यू नॉट, n बाहर निकल जाएगा, म्यू नॉट बाहर निकल जाएगा, i बाहर निकल जाएगा, बाई 2 इंटू b माइनस ए, कॉन्स्टेंट है, टोटल कॉन्स्टेंट है, 1 बाई r dr, इसका इंटीग्रेशन a से, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा n म्यू नॉट i बाई 2 b माइनस ए, इसका इंटीग्रेशन होगा ln मॉड r, लिमिट a से लेके b तक हो गया। अब इसका हम वैल्यू पुट करते हैं, तो n म्यू नॉट i
बाई 2b माइनस ए ln b मॉड माइनस ln a मॉड। तो log m माइनस log n क्या होता है? log m बाई n होता है। तो n म्यू नॉट i बाई 2b माइनस ए log b बाई a मॉड। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्पाइरल कॉइल। पांचवा देखते हैं, एक और टाइप का देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिफ्थ है अगर कोई कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड, फिफ्थ पॉइंट है, इफ करंट इंटर इन ए सिमेट्रिकल लूप and comes out making some angle theta, magnetic field at the center of the loop will be zero, मानते एक लूप है, इसमें करंट यहां से इंटर किया पोटेंशियल के कारण V से, इधर गया I1, इधर गया I2। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर जो होगा, इसका रेडियस R है, तो उसका सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। ये प्रूफ करना। मानते रो इज द लेट रो बी द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ के लिए रो रेसिस्टेंस। मानते ये थीटा एंगल बना करके बाहर निकला है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 2 पाई माइनस थीटा। तो थीटा बराबर क्या होता है? L बाई आर होता है। तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? थीटा आर हो जाएगा। ये नीचे वाला का लेंथ L इसको मान लेते हैं, और ऊपर वाला का लेंथ कितना हो जाएगा? L1 इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा इंटू आर हो जाएगा। इस तरह हम लेंथ निकाल सकते हैं। तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? R1। अगर हम R1 निकालें तो R1 इज इक्वल टू L इंटू रो, क्योंकि रो भी द रेसिस्टेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। तो रो थीटा R हो जाएगा, और R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये L1 है, L2 बराबर कितना हो जाएगा? R2 इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर I1 करंट फ्लो करा देते हैं, इधर I2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा R रो हो जाएगा। इस तरह से रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं हम। अब हम इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, I1 के कारण। तो मैग्नेटिक फील्ड B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट, जितना एंगल फ्लो करा, करंट फ्लो करा I1 बाई 4 पाई रेडियस R इंटू कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, इधर ऊपर जा रहा है, तो इसका अपवर्ड डायरेक्शन होगा। म्यू नॉट थीटा, थीटा का थीटा ही रखते हैं, बाई 2 पाई R। I1 इज इक्वल टू क्या होता है? V बाई R। तो V इसका रेसिस्टेंस है, बाई R रेसिस्टेंस कितना है इसका है? नीचे वाला का है रो थीटा R। तो I इज इक्वल टू रो थीटा R। थीटा से थीटा करिए अपवर्ड डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट V, थीटा से थीटा कैंसिल हुआ है, म्यू नॉट V बाई 2 पाई R स्क्वायर रो अपवर्ड डायरेक्शन में। नाउ B2 बराबर क्या होगा? ऊपर वाले कारण म्यू नॉट, उसमें करंट फ्लो हो रहा है I2 बाई 4 पाई R, ये 4 है, 4 पाई R कितना हो जाएगा? एंगल कितना बना रहा है? 2 पाई माइनस थीटा। तो म्यू नॉट 2 पाई माइनस थीटा बाई 4 पाई R, और I बराबर होता है V बाई I2 बराबर होगा V बाई R2। तो कितना हो जाएगा? 2 पाई माइनस थीटा R रो। 2 पाई माइनस थीटा कैंसिल हो गया, इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, डाउनवर्ड होगा। तो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट V डिवाइडेड बाई 4 पाई R और R स्क्वायर इंटू रो डाउनवर्ड। तो बी नेट कितना होगा? म्यू नॉट V बाई 4 पाई R स्क्वायर रो, म्यू नॉट V बाई 4 पाई R स्क्वायर रो। एक अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है, बी नेट कितना हो जाएगा? बी नेट इज इक्वल 0। तो इसका इज इक्वल 0। तो ये प्रूफ करता है कि जब करंट इंटर करता है किसी भी सिमेट्रिकल लूप में, जितना करंट इंटर करने में इंटर करता, कोई एंगल बना के निकलता 0 को छोड़ करके,
तो जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा ऑलवेज 0 होगा। सिमेट्रिकल होना चाहिए शेप, ऐसा नहीं कि वो अलग शेप का हो, ये अलग शेप का हो, तब नहीं होगा। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट लॉ है, डायरेक्ट इसका यूज कीजिएगा। छठा एप्लीकेशन क्या है, अगर डिफरेंट लूप में हो तब कैसे बनाएंगे। मानते कि एक एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। करंट इधर से गया, ऐसे गया आर रेडियस बनाते हुए, और फिर वापस ऐसे आ गया। तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो पहले 3 सेक्शन हो गए, एक सेक्शन आई करंट फ्लो है, दूसरा सेक्शन ये हुआ, तीसरा सेक्शन ये। तो करंट का डायरेक्शन ऊपर के जा रहा है, पोजीशन ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगा। तो B1 इज इक्वल टू, इसको 1 के लिए B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, 4 पाई आर ऐसा लेंगे। और चूंकि सेमी इनफाइनाइट है, 4 पाई आर कैपिटल है, सेमी इनफाइनाइट है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई होगा, और डायरेक्शन एक्स जेड प्लेन में तो -G होगा। B2 इज इक्वल टू सेमी सर्कुलर है, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर श्योर होगा, इंटू पाई से मल्टीप्लाई होगा। ये एक्स वाई प्लेन में है, इसका मतलब -K होगा। B3 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर होगा, इसका भी सेमी इनफाइनाइट है ये, इसका भी -J होगा। तो B नेट इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई माइनस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों -J है, 2 पाई आर हो जाएगा J, और माइनस 4 पाई, पाई से पाई भी कटेगा, म्यू नॉट आई बाई 4R K होगा। इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो भी निकालेगा। इसमें ऐड पूरा नहीं हो सकता, ना ही हम कॉमन ले सकते क्योंकि अलग अलग प्लेन में दिया हुआ है। ओके, और भी अगर एप्लीकेशन आपको मिलता है तो हमको पूछिएगा, अब हम आगे बढ़ाते हैं। लॉरेंज फोर्स में आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लॉरेंज फोर्स, when charged body is moving in the magnetic field, making some angle theta with the direction of magnetic field, it will experience force which is perpendicular to the direction of magnetic field as well as motion of the charged body, which is determined by Fleming लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का 2 रूल है, लेफ्ट और राइट दोनों है। तो हमको याद रखने के लिए एक ट्रिक बना लिया कि जैसे लेफ्ट है LEFT, लेफ्ट है, इसमें F आता है मतलब इसे फोर्स पता चलेगा। RIGST, इसमें I आता है मतलब करंट पता चलता है। इसलिए जिसमें आई करंट आ रहा है, करंट को पता लगाना है तो राइट यूज करेंगे, फोर्स को पता लगाना है तो लेफ्ट यूज करेंगे। F उसमें आ रहा है तो फोर्स, ट्रिक है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्रेंड्स इसका क्या कहेंगे, डिटरमाइन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, व्हेन सेंट्रल फिंगर 4 finger and thumb are stretched mutually perpendicular to each other in such a way central finger
represent the direction of positive charge or current, forefinger represent the direction of magnetic field, then thumb will represent the direction of force. ये इसका हुआ। व्हेन कोई भी चार्ज बॉडी को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई एंगल बनाते हुए मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। व्हेन चार्ज मानते ये मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज ऐसे जा रहा है, थीटा एंगल बनाते हो तो इस पर एक फोर्स लगेगा जो दोनों का परपेंडिकुलर होगा, माने इस डायरेक्शन में होगा। अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि ये इसका भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऐसा रहेगा तो इसका भी परपेंडिकुलर है, ऐसा रहेगा तो इसका भी परपेंडिकुलर होगा, माने दूसरे प्लेन में होगा, अलग प्लेन में, एक्स वाई जेड ऐसे कर करके होगा। अगर ऐसे जा रहा है, ये ऐसे चार्ज कर रहा है तो इसका भी परपेंडिकुलर होगा, इसका भी परपेंडिकुलर होगा, जिसके विच इज डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब are stretched mutually perpendicular to each other in such a way. Central finger represents the direction of positive charge or current, forefinger represents the direction of magnetic field, then thumb will represent the direction of force. तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट द पॉजिटिव चार्ज और करंट, फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, देन थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. करंट चाइल्ड, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड मदर, एंड थंब रिप्रेजेंट द फोर्स माने फादर, यानी मदर और चाइल्ड है तो फादर है उसका। इसको हम अब न्यूमेरिकल वैल्यू दिखाते हैं। मानते हैं कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है बी, उसके अंदर क्यू मूव कर रहा है थीटा से, भी वेलोसिटी से, रेस्ट में होगा तो कभी फोर्स नहीं लगेगा, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा एफ. दिस एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्यू, दिस एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू भी, this f is directly proportional to sin theta. So from first, second and third, f is directly proportional to qv sin theta, और f is equal to bqv sin theta. इसको वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो f वेक्टर इज इक्वल टू q v क्रॉस b. तो इसको राइट हैंड थंब रूल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर ये थीटा इस तरह से है तो थंब को दिखाएगा फोर्स। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके एप्लीकेशन में आएंगे अब। तो रिजल्ट आया f इज इक्वल टू बी क्यू भी साइन थीटा। तो b इज इक्वल टू क्या होगा, f बाई क्यू भी साइन थीटा। b इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको कह सकते हैं भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन। SI यूनिट इसका होता है टेस्ला, SI यूनिट टेस्ला और वेबर मीटर -2, सीजीएस यूनिट गॉस और मैक्सवेल सेंटीमीटर -2। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 to the power 4 गॉस। कभी कभी 1 टेस्ला को डिफाइन करने आ सकता है, तो यहां से शुरू करेंगे। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, coulomb of charge moving with velocity 1 meter per second, making 90 degree with the direction of magnetic field, it will experience
it will experience force of 1 Newton, then magnetic field is said to be 1 टेस्ला, तो उसको 1 टेस्ला कहेंगे। थीटा, अगर थीटा 0 होगा तो F बराबर हो जाएगा बिग क्यू भी साइन 0, साइन 0 0 यानी मिनिमम फोर्स लगेगा। और थीटा 90 होगा तो F इज इक्वल हो जाएगा बिग क्यू भी साइन 90, साइन 91 होता है यानी बिग क्यू भी, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो मैक्सिमम फोर्स तब लगता है जब वो 90 डिग्री पर होता है, और मिनिमम फोर्स तब लगता है जब वो 0 डिग्री पर होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें डेफिनेशन दे दिए हैं, आपको आ सकता है 1 नंबर में, और रिलेशन न्यूमेरिकल बनाने में भी काम आ सकता है। ओके, आगे चलते हैं इस पर। एप्लीकेशन नंबर 1, पाथ ऑफ द चार्ज बॉडी व्हेन इट इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। एप्लीकेशन नंबर 1, path of the charge body when it is moving in the magnetic field if theta is 0, तो F is equal to big Q भी sin 0 0 होता है, therefore A is 0, और वर्क डन बराबर होता है F इंटू S इंटू कॉस फाई, कॉस थीटा या कुछ भी एंगल, कॉस अल्फा ले लेते हैं, तो F इज 0, सो वर्क डन इज 0। दैट मीन्स अगर कोई चार्ज बॉडी मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से मूव कर रहा है क्यू भी वेलोसिटी से, तो फोर्स 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, वर्क डन 0 होगा। सो इट्स पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, थीटा 0 और थीटा 180 हो, दोनों केस में होगा। It will be moving in a straight path, straight path में move करेगा, and there is no change in kinetic energy, no change in kinetic energy। दूसरा, if the charge body is in rest, charge body is in rest, अगर रेस्ट में रहेगा, then work done, force is 0, work done is 0। रेस्ट में रहेगा तो उस पर फोर्स भी नहीं लगेगा, वर्क डन भी 0। थीटा 0 होगा फिर भी, रेस्ट में होगा फिर भी। ओके, एक्सेलरेटेड होगा, थीटा 0 बना देगा फिर भी उस पर वर्क डन नहीं होगा। ओके, एप्लीकेशन नंबर 2, if theta is 90 degree, this is B, Q moving with velocity V 90, तो F is equal to होगा बिग क्यू भी sin 90, sin 91 होता है, दैट इज बिग क्यू भी। तो A इससे निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, बिग क्यू भी बाई M हो जाएगा। वर्क डन कितना हो जाएगा, उसके जस्ट परपेंडिकुलर हो रहा है, मानते हैं dx डिस्प्लेस हुआ, तो dw इज इक्वल टू होता है F dx cos अल्फा। तो F तो है, ठीक है, बिग क्यू भी है, dx डिस्प्लेस हुआ है cos 90 बराबर 0, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो 0। तो वर्क डन इज 0 बट A इज नॉट 0, वर्क डन इज 0, वर्क डन इज 0 बट A is not equal to 0 if and only if they are moving in a circular path, they are moving in circular path। सर्कुलर पाथ में अगर मूव करता है तो वर्क डन 0 होता है, ए भी 0 होता है, ए नहीं 0 होने के बाद भी, क्योंकि वेलोसिटी उसका परपेंडिकुलर होता है, एक्सेलरेशन इधर की ओर लग रहा है, वेलोसिटी उसका जस्ट परपेंडिकुलर रहता है, तो ये सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाता है। तो सर्कुलर पाथ के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो हेयर चार्ज बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, in a circular path it will require centripetal force which is provided to it in the form of
लॉरेंज फोर्स। तब इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, F इज इक्वल टू, अगर सर्कुलर पाथ है, मूव कर रहा है, मानते कोई बॉडी सर्कुलर पाथ है, मूव करने लगा, ये फोर्स इधर फोर्स लग रहा था, बॉडी ऐसे चल रहा था, और मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड था, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड था, और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, तो सेंटीपिटल फोर्स लग रहा था। तो F बराबर कितना हो जाएगा, बिग क्यू भी इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mv बाई बिग क्यू। मतलब R तीन चीज पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/q, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शन टू q। इस पे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। कभी कभी मोमेंटम से रिलेटेड, दो पार्टिकल जिसका मोमेंटम सेम हो तो P बाई बिग क्यू फॉर्मूला लगेगा। कभी कभी बोलेगा एनर्जी सेम हो तो R इज इक्वल टू √2me बाई बिग क्यू होगा। कभी कभी बोल सकता है कि नहीं, एनर्जी नहीं, पोटेंशियल सेम है, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 2m v, पोटेंशियल है v, बाई b स्क्वायर q का रूट ओवर। ये सब R का फॉर्मूला होगा। पोटेंशियल सेम होगा तो ये फॉर्मूला देंगे, एनर्जी सेम होगा तो ये, मोमेंटम सेम होगा, वेलोसिटी सेम होगा तो ये। तो मानते दो बॉडी, एक प्रोटॉन है और एक है अल्फा पार्टिकल। अल्फा हीलियम को कहा जाता है और प्रोटॉन हाइड्रोजन को कहा जाता है। मूव कर रहा सर्कुलर पाथ में, किसका रेडियस बड़ा होगा, तो R प्रोटॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m v बाई बिग क्यू, क्योंकि इसका मास भी 1 है, चार्ज भी 1 है। R अल्फा कितना हो जाएगा, मास इसका 4 है, तो 4m इंटू v बाई b इंटू चार्ज 2e है, 2q है। तो दोनों को डिवाइड करते हैं, यानी R अल्फा बाई R प्रोटॉन इज इक्वल टू 4mv बाई 2 बिग क्यू इंटू mv बाई बिग क्यू। बिग क्यू से बिग क्यू, mv से mv कट गया, 2 से 2 कट गया, तो R अल्फा इज इक्वल टू 2R प्रोटॉन, यानी अल्फा का जो रेडियस होगा वो उसके प्रोटॉन के रेडियस से डबल होगा। ये प्रोटॉन का रेडियस होगा, प्रोटॉन का रेडियस होगा, ये अल्फा का रेडियस, इसका R है तो इसका रेडियस 2R होगा। सेम वेलोसिटी के लिए उसे सेम मोमेंटम पूछ सकता है, उसी तरह से सेम रेडियस पूछ सकता है। तो आप कैसे निकालिएगा वो समझ आइए। इससे और आगे बढ़ते हैं, रेडियस मिला हमको, v भी निकाल सकता है इससे, तो v इज इक्वल टू कितना होगा, बिग क्यू आर बाई m। ये वेलोसिटी निकल गया, v बाई आर बराबर कितना हो जाएगा, बिग क्यू बाई m। v बाई आर को ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बिग क्यू बाई m। ये सर्कुलर पर एंगुलर वेलोसिटी हो सकता है, ओमेगा बराबर 2 पाई f हो सकता है। दिस इज इक्वल टू बिग क्यू बाई m, यानी f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बिग क्यू बाई 2 पाई m। उसी तरह से टाइम पीरियड हो सकता है, 1/t इज इक्वल टू बिग क्यू बाई 2 पाई m, देयरफॉर t इज इक्वल टू 2 पाई m बाई बिग क्यू। अब टाइम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन 2 पाई m बाई बिग क्यू, इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी एंड रेडियस, डिपेंड ऑन velocity and radius, only depend on mass, only depend on mass and charge, mass और चार्ज पर ही डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर, हाफ m और v का वैल्यू कितना हो जाएगा, v स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर बाई m स्क्वायर, एक m से m कट गया, b स्क्वायर q स्क्वायर बाई 2m इंटू, अगर पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो इस तरह का आएगा, यानी b स्क्वायर q स्क्वायर बाई 2 पाई m, b स्क्वायर q स्क्वायर बाई 2 पाई m इंटू पाई r स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द सर्कल। ये कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि क्या होगा, किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, इसमें जितने भी टाइप से हो सकते हैं। इसको मैकेनिक से जोड़ा जा सकता है, इस मैग्नेटिक फील्ड को, और इससे रिलेटेड और भी एप्लीकेशन है जो अगले लेक्चर में देंगे और कल ही देंगे, आपको जल्दी से ही देना है इस लेक्चर को। मैग्नेटिज्म हम बहुत जल्दी खत्म करना चाह रहे हैं। ओके, इसको ध्यान से पढ़िए और इस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर न्यू आया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिए क्या समझ में आता है, और नहीं समझ में आता है तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, कमेंट कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है।
ओके बाय, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।